प्राय कहा जाता है कि अनुभव हमेशा विजयी होता है, लेकिन कई बार अनुभव भी तथ्यों से मात खा जाता है। असलियत इतनी विचित्र होती है कि अनुभव भी उसको कई बार समझ नहीं पाता है। ऐसा ही कुछ एक मैटर हमारे साथ भी हुआ था। आमतौर से ट्रायल कोर्ट के माहौल में यह कहा जाता है कि रेप का ऑफेंस हुआ है या नहीं हुआ है, इसका पक्का सबूत मेडिकल एविडेंस में मिल जाता है। लेकिन यदि मेडिकल एविडेंस में लड़की के शरीर पर चोट के निशान मिले हों और आरोपी का पिता अपने धर्म ग्रंथ पर हाथ रखकर कसम खा रहा हो कि उन दिनों में तो आरोपी यहाँ रहता ही नहीं था, तो कैसी दुविधा होगी, यह आप तभी समझ पाओगे जब आप खुद उस केस में एडवोकेट हों। YouTube चैनल के माध्यम से हमारे वीडियोस को देखकर रफीक ने हमारी सदस्यता ली थी और अपने केस के डॉक्यूमेंट्स का PDF बनवाकर हमको भेज दिया था। हमने PDF पढ़ा तो देखा कि नाबालिग लड़की के ऊपर 3 या 4 बार रेप करने का आरोप था, अतः सेक्शन 6 पोक्सो एक्ट लगाया हुआ था। मेडिकल एविडेंस में डॉक्टर ने साफ साफ लिखा था कि लड़की के शरीर पर यानी कि उसके प्राइवेट पार्ट्स पर मल्टीपल एब्रेजन्स मौजूद थे, यानी कि उसमें अनेक खरोंचें मौजूद थी। हालांकि छूने से खून नहीं निकल रहा था, लेकिन निशान वहां जरूर मौजूद थे। तो हमें लगा कि एक दोषी को पुलिस ने पकड़ा है, क्रिमिनल ट्रायल से गुजरने दो, अपने आप यदि दोषी होगा तो सजा मिल जाएगी, नहीं होगा तो बरी हो जाएगा। हमें उस केस में उस आरोपी के साथ कोई सहानुभूति महसूस नहीं हुई थी, लेकिन उसके पिता ने, रफीक ने, अपने ग्रंथ का नाम लिया और कहा कि मैं उस ग्रंथ की कसम खाकर बताता हूँ कि मेरा लड़का उन दिनों में तो यहाँ था ही नहीं, बिजनौर में अपने मामा के घर रहता था। इसलिए जब ये बात हुई तो हमें उस केस पर दोबारा देखना पड़ा। हमने उस केस को दोबारा पढ़ा, क्योंकि यदि रफीक सच बोल रहा था और उधर से लड़की के प्राइवेट पार्ट्स पर चोट के निशान थे तो इसको समझना बहुत जरूरी हो जाता था। हमने उस केस के PDF को फिर से पढ़ा, तीसरी बार पढ़ा, और हमारे साथी अभिषेक ने बताया, देखिए सर, ये लड़की के शरीर पर जो चोटें हैं जानबूझकर मारी गई हैं, रेप से इनका कोई लेना देना नहीं है। जिस भाग को अभिषेक दिखा रहे थे हमने भी उसे देखा, अध्ययन किया, तो हमें भी विश्वास हो गया कि अभिषेक ठीक बात कर रहे हैं। रेप से, आरोप से इन चोटों का कोई लेना देना नहीं है। तो अब सारी की सारी बात डॉक्टर के क्रॉस पर टिकी हुई थी। हमारी हर एक वीडियो में आपको झूठे अपराधों से बचने के तरीके और कानून की सही जानकारियां मिलती हैं। ये वीडियोस आपको बचाव के सब नियमों से अवगत कराती हैं। आप अपने सत्य क्लेम को हमारी सहायता से आगे बढ़ा सकते हैं, विजय प्राप्त कर सकते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। यह मामला पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक कोर्ट का था और हम अपनी व्यस्तताओं के चलते वहां जाने में असमर्थ थे, अतः हमने अभिषेक को यह क्रॉस करने के लिए कहा और वे हमेशा की तरह तत्पर हो गए। क्रॉस वाले दिन डॉक्टर अदालत में आ चुकी थी और हमारे अभिषेक साहब का जोश देखते ही बनता था। क्रॉस एग्जामिनेशन शुरू हुआ और अभिषेक ने अपना पहला सवाल दागा। डॉक्टर, नाभि से शुरू करके एनस तक कृपया बताएं कि अंगों का क्रम क्या इसी प्रकार से होता है जैसे मैं नाम लूंगा? और अभिषेक ने अंगों के नाम लेने शुरू किए। नंबर 1 नाभि, फिर बेली, फिर प्यूबिक हेयर, फिर क्लाइटोरिस, फिर यूरेथ्रल ओपनिंग, फिर वेजाइनल ओपनिंग, फिर पेरिनियम और अंत में एनस। अभिषेक ने उन अंगों के नाम लिए जो नाभि से बढ़कर यदि हम एनस की तरफ चलें तो वो क्रम से पहले के बाद दूसरे आते चले जाएंगे, और डॉक्टर से पूछा कि क्या ये अंग इसी क्रम में आते हैं जैसे मैं नाम ले रहा हूँ? डॉक्टर ने कहा, हाँ ठीक है, नाभि से एनस तक अंगों का यही क्रम होता है। अभिषेक ने अगला सवाल पूछा, डॉक्टर, स्त्री पुरुष के संबंधों को क्या वेजाइनल ओपनिंग के माध्यम में से ही बनाया जाता है? डॉक्टर ने कहा, हाँ यह ठीक है कि स्त्री और पुरुष के संबंध आपस में वेजाइनल ओपनिंग के माध्यम से ही होते हैं। अभिषेक ने अगला सवाल पूछा, यदि फिजिकल रिलेशंस में संघर्ष हो जाए जैसा कि रेप के केसेस में होता है तो महिला को चोट लगने की संभावना वेजाइनल ओपनिंग के पास होती है या प्यूबिक हेयर में होती है? डॉक्टर ने जवाब दिया,
चोट तो वेजाइनल ओपनिंग या उसके आसपास ही लगेगी, प्यूबिक हेयर पर तो रगड़ लगेगी। अभिषेक पूरे जोश में थे, तैयारी उन्होंने गजब की हुई थी। तो अगला सवाल उन्होंने पूछा, डॉक्टर इसी रगड़ के कारण क्या मेडिकल एग्जामिनेशन के दौरान आप मेटेड प्यूबिक हेयर का सैंपल लेते हो कि रगड़ हुई थी या नहीं? यहाँ हम आपसे कहें कि आप सब विद्वान व्यूअर्स हैं, मेटेड हेयर का मतलब होता है उलझे हुए बाल। इस विषय पर मेरा थोड़े बोलने से ही आप लोग अधिक समझिएगा। भाषाई कॉम्प्लिकेशंस के कारण मैं इससे अधिक शब्दों को और अधिक नहीं खोल सकता हूँ। तो डॉक्टर ने जवाब दिया, जब उन्होंने मेटेड हेयर वाला बात पूछी तो डॉक्टर ने कहा, हाँ हम इसीलिए मेटेड प्यूबिक हेयर का सैंपल लेते हैं कि यदि रेप हुआ होगा तो उसमें मेटिंग जरूर हुई होगी, यानी कि बाल आपस में उलझ गए होंगे। अभिषेक ने अगला सवाल पूछा, इस केस में तो आपको कोई मेटेड प्यूबिक हेयर नहीं मिले हैं और आपने कोई सैंपल भी नहीं लिया है, ठीक है ना? डॉक्टर ने कहा, हाँ ठीक है। अभिषेक ने कहा, डॉक्टर आप एक्सपर्ट हैं, प्लीज हमें अपनी एक्सपर्टीज से जानकारी दें और हमें थोड़ा सा गाइड करें कि यदि फिजिकल रिलेशंस के दौरान ताकत का प्रयोग किया जाए तो प्यूबिक एरिया में ब्रूजेस पैदा होंगे या लेसरेशंस पैदा होंगे। तो यहाँ हम आपको बताते हैं कि ब्रूजेस का मतलब होता है नील, चोट पड़ने के बाद जो नीला नीला निशान बन जाता है, बैंगनी रंग का निशान बन जाता है, उसको नील कहते हैं, अंग्रेजी में उसको ब्रूजेस कहते हैं। और लेसरेशंस का मतलब होता है खरोंचे, जो कटने फटने की या सड़क पर आप घिसर जाएं तो जो बनता है वो लेसरेशंस होता है। तो डॉक्टर ने जवाब दिया कि यदि चोट नाखूनों से मारी जाएगी तो लेसरेशंस पैदा होंगे और बाकी तरह से चोट लगेगी तो ब्रूजेस पैदा होंगे। तो अभिषेक ने कहा, डॉक्टर कृपया अपनी एमएलसी एग्जिबिट PW 14/B को देखकर बताएं कि क्या आरोपी के नाखूनों से प्रोसिक्यूट्रिक्स की कोई स्किन फ्लिंक्स वहां पर मिली थी? डॉक्टर ने अपनी एमएलसी को देखा और कहा, नहीं, आरोपी के नाखूनों से हमें कोई भी स्किन के टुकड़े नहीं मिले थे। अभिषेक ने आगे पूछा, क्या एमएलसी एग्जिबिट PW 14/B के अनुसार प्रोसिक्यूट्रिक्स के प्यूबिक एरिया में केवल लेसरेशंस हैं या ब्रूजेस भी आपने वहां देखे हैं? डॉक्टर ने कहा, वहां केवल लेसरेशंस हैं, ब्रूजेस नहीं हैं। अभिषेक ने अगला सवाल पूछा, क्या एमएलसी एग्जिबिट PW 14/B में आपको कोई इंटरनल वेजाइनल इंजरी दिखाई दी है? डॉक्टर ने कहा, नहीं, हमें कोई इंटरनल वेजाइनल इंजरी नहीं दिखाई दी है, जितनी चोटें थी वे सब बाहरी चोटें थी। एडवोकेट अभिषेक ने अगला सवाल पूछा, डॉक्टर कृपया बताएं कि क्या हाइमन टोन होने के अनेक कारण जिम्मेदार होते हैं और फिजिकल रिलेशंस उन अनेक कारणों में से केवल एक कारण होता है? डॉक्टर ने कहा, हाँ, हाइमन कई कारणों से फट सकता है। अभिषेक ने फिर पूछा, डॉक्टर कृपया बताएं कि क्या हाइमन बिना फिजिकल रिलेशंस के भी फट सकता है? क्या नवजात शिशुओं का भी कई बार अपने आप हाइमन फट जाता है? डॉक्टर ने कहा, हाँ, न्यूबॉर्न बेबीज में भी ये अपने आप हो जाता है। अभिषेक ने एक उच्च श्रेणी एडवोकेट की तरह डॉक्टर का धन्यवाद किया और कहा कि आपके द्वारा सच्ची और ज्ञानवर्धक बातें बताए जाने के लिए मैं आपका आभारी हूँ। इसके बाद केस को फाइनल आर्गुमेंट्स पर लगा दिया गया। डिफेंस काउंसिल अभिषेक ने अपना फाइनल आर्गुमेंट कोर्ट के सामने रखा। इस मेडिकल एविडेंस वाले भाग को हम आपके सामने रखते हैं, क्योंकि फाइनल आर्गुमेंट में बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर फाइनल आर्गुमेंट्स होते हैं। मेडिकल एविडेंस के ऊपर भी काफी सारा फाइनल आर्गुमेंट्स होता है, लेकिन हम सिर्फ केवल उतने ही भाग का फाइनल आर्गुमेंट आपको दिखाते हैं जितना इस क्रॉस एग्जामिनेशन से संबंधित था। अभिषेक ने कहा, पूरी चार्जशीट में स्टेटमेंट टू द आईओ अंडर सेक्शन 161 सीआरपीसी में, स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 164 सीआरपीसी में कहीं भी यह आरोप नहीं है कि आरोपी ने नाखून से वार किया था। फिर प्रोसिक्यूट्रिक्स के प्यूबिक एरिया में खरोंचे कहां से आई हैं? डॉक्टर ने बताया है कि यदि चोट लगेगी तो उसकी वेजाइनल ओपनिंग्स में ज्यादा संभावना है, लेकिन न क्लाइटोरिस पर, न यूरेथ्रल ओपनिंग पर, न वेजाइनल ओपनिंग पर, न पेरिनियम पर और न ही एनस पर कहीं भी कोई चोट का निशान नहीं है। इन जगहों पर चोट के निशान न होने से लगता नहीं है कि इस प्रोसिक्यूट्रिक्स के साथ कोई जबरदस्ती वाले फिजिकल रिलेशंस बनाए गए थे। आरोपी के नाखूनों से कहीं कोई स्किन नहीं मिली है, यानी खरोंचे आरोपी के नाखूनों से नहीं बनी है, उनका स्रोत कहीं और ही छिपा हुआ है। अभिषेक ने कहा,
मिलॉर्ड, प्रोसिक्यूशन ने पूरे ट्रायल में कहीं भी यह नहीं समझाया है कि वह आरोपित रेप कैसे किया गया होगा जिसमें एक नाबालिग प्रोसिक्यूट्रिक्स को उसके शरीर के भीतर यानी कि प्राइवेट पार्ट्स के अंदर की तरफ कहीं चोट नहीं लगी है, लेकिन बाहर प्यूबिक एरिया में किसी नुकीली चीज से खरोंचे बन गई हैं। ऐसा भी नहीं है कि इस कथित रेप में पेनिट्रेशन ना हो पाने का आरोप हो। प्रोसिक्यूट्रिक्स ने कहा है खून निकल गया था जिसे बाद में धो दिया गया है, यानी कि पेनिट्रेशन का आरोप है। अतः इस नाबालिग प्रोसिक्यूट्रिक्स को शरीर के अंदर की चोट भी होनी चाहिए थी। कुल मिलाकर यह एक ऐसा केस है जिसमें जो साक्ष्य होना चाहिए था वह है नहीं, और जिस साक्ष्य को नहीं होना चाहिए था वह है। यह सब जबरदस्ती बनाया गया जान पड़ता है माय लॉर्ड। कोर्ट ने आर्गुमेंट सुनने के बाद केस को ऑर्डर्स के लिए लगा दिया था। तारीख वाले दिन फैसला आया, आरोपी बरी हुआ। रफीक की आंखों में आंसू आ गए और उसके हाथ दुआओं में ऊपर वाले के सामने उठ गए। तो आज का सबक यही है कि क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए आपको एक्सपर्ट ऑफ एक्सपर्ट्स होना पड़ता है। आपको एक्सपर्ट से भी बड़ा एक्सपर्ट हो जाना पड़ता है। कड़ी मेहनत हर उस एडवोकेट के लिए अनिवार्य है जो अपने क्लाइंट्स को बचाना चाहता है। जब आप किसी डॉक्टर को क्रॉस कर रहे हो तो आपको जननांगों के बारे में, उन एरियाज के बारे में, उन पर लगने वाली चोटों के बारे में, कितनी देर में चोटें ठीक हो जाती हैं, इसके बारे में हर बात का गहराई से अध्ययन किया हुआ होना चाहिए। यदि आप इन सब चीजों को तुलनात्मक रूप से डॉक्टर से नहीं पूछ पाएंगे तो आपके आरोपी का जीवन खतरे में पड़ जाएगा, उसकी आजादी खतरे में पड़ जाएगी। आरोपी को बचाने के लिए, सही बात को कोर्ट के सामने लाने के लिए आपको बहुत मेहनत से क्रॉस एग्जामिनेशन में एक एक बात को, एक एक मुद्दे को धीरे धीरे निकालकर कोर्ट के सामने लाना होगा। झूठे आरोप यानी कि फॉल्स एलिगेशन के खिलाफ हमारा संघर्ष जारी है। कानून के इस दुरुपयोग के खिलाफ हम दृढ़ता से आपके साथ, आपके पक्ष में खड़े हैं। यदि आपको भी ऐसी ही या कोई और कानूनी समस्या है तो हमें बताएं, हम आपकी सहायता के लिए प्रणबद्ध हैं। भारत के लगभग सभी क्षेत्रों से हमारे पास ब्रीफ आते हैं, केसेस आते हैं, उनमें सहायता के लिए पुकार होती है, परामर्श की मांग होती है, और भी अनेक प्रकार से सहायता हमसे मांगी जाती है। आपकी सहायता अलग तरह की हो सकती है, वह हमें बताएं। अपनी सहायता पाने के लिए हमें सामने स्क्रीन पर दिए गए फोन नंबर, ईमेल आदि से हमें संपर्क किया जा सकता है। यही जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। आप इस पर जाकर बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां पा सकते हैं जो आपकी सरल भाषा में दी गई हैं। हम ऐसी ही जानकारी भरी वीडियोस आपके लिए लाते रहे हैं और आगे भी लाते रहेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली वीडियोस आपसे मिस ना हो। हम आगे भी आपसे अगली वीडियोस में मिलते रहेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।